हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एचसी वर्मा के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको समझा सकूँ और बता सकूँ। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, चाहे वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो या फिर जेई के या फिर नीट के, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपने बारे में बता दूँ, माई सेल्फ अभिजीत फ्रॉम BIT मेसरा, बीटेक फर्स्ट ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये गिवन 4 ऑप्शंस हैं हमारे। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसा कि हम जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज सारे क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है लेंथ, मास एंड टाइम। ये तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट में आएंगे। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, इसमें से वेलोसिटी जो है सो लेंथ एंड टाइम पे डिपेंड करती है। यहाँ तक कि तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी की यूनिट जो है सो लेंथ की यूनिट बाय टाइम की यूनिट से अप्रूव हो जाती है, निकल जाती है। सो ये ऑप्शन कहीं भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सेट में नहीं आएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। Question 2. A physical quantity is measured and the result is expressed as nu, where u is the unit used and n is the numerical value. If the result is expressed in various units, then हमारी ये 4 गिवन ऑप्शंस हैं। तो आइए हम क्वेश्चन 2 को बनाते हैं। ये बोल रखा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है nu, जिसमें कि n जो है सो न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड u जो है सो यूनिट है। तो हम n को घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं तो u कैसे डिपेंड करेगा, या फिर n u पे कैसे डिपेंडेंट है। चलिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे लेंथ, जिसकी वैल्यू है 5 मीटर। इसको अगर दूसरे यूनिट्स में लिखा जाए तो ये 50 सेंटीमीटर होगा। तो हमने देखा कि जब भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो यूनिट की वैल्यू घट रही है, या फिर यूनिट की वैल्यू जब भी घट रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वैल्यू। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, सपोज ए क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ m, l and t, that is x is equals to m to the power a into l to the power b into t to the power c. The quantity, mass and the 4 given options is here. So यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्वांटिटी मास m को हम लोग l, t एंड x के फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कभी नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्या कंडीशन के तौर पर। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। Since x is equals to m to the power a into l to the power b into t to the power c, then m to the power a is equals to and m is equals to x by l to the power b t to the power c inverse power 1 by a। हम लोग m की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं जब यहाँ पर a की वैल्यू 0 ना हो। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा टर्म इन्फिनाइट हो जाएगा और m क्वांटिटी मास की वैल्यू भी इन्फिनाइट हो जाएगी, तो वो एक डिफाइंड नंबर नहीं है। सो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोग क्वांटिटी मास को l, t एंड x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन 4, a dimensionless quantity have a never has a unit, b always has a unit, c may have a unit, does not exist। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायमेंशन ना हो। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस नहीं है बट यूनिट हो, जैसे कि एग्जाम्पल प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है बट ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। उसी तरह सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट स्टी रेडियन होती है बट ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी।
Question 5. A unitless quantity A never has a non-zero dimension. B always has a non-zero dimension. C may have a non-zero dimension. D does not exist. Since हम लोग जानते हैं कि यूनिटलेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट नहीं होती है, जैसा कि मानिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है z इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, इसमें x की भी यूनिट सेम हो और y की भी यूनिट सेम हो, तो ये z जो है सो एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाती है जिसकी कोई यूनिट ही नहीं होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसकी यूनिट ही नहीं होगी तो हम लोग डायमेंशंस कैसे निकालेंगे। सो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ए, नेवर हैज़ ए नॉन ज़ीरो डायमेंशन। 6. इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टू द पावर n इंटू साइन इनवर्स x बाई a माइनस 1। द वैल्यू ऑफ n इज द गिवन 4 ऑप्शंस आर हेयर। सो ये क्वेश्चन दिखने में जितना भी खतरनाक है शायद उतना हो ना, क्योंकि हमें इसे देखकर घबराना नहीं है, हम इसे डायमेंशनल टेक्निक के यूज़ करके बनाएंगे। तो माना कि हमने एक फिजिकल क्वांटिटी है x, जिसका हमने डायमेंशन मान लिया कि कैपिटल X है। सो x के डिफरेंशियल पार्ट का भी डायमेंशन x ही होगा, क्योंकि x मान लीजिए कोई बड़ा सा पार्ट है तो इसका डिफरेंशियल पार्ट का भी डायमेंशन x। LHS इज इक्वल्स टू dx बाई रूट ओवर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस पार्ट में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन हम जानते हैं कि जो 2ax का डायमेंशन होगा वही एक्स स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा, जिसमें कि 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो a इंटू एक्स माइनस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो a का भी डायमेंशन यहाँ से x आया। सो अब इसे हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस डायमेंशंस का सब्ट्रैक्शन एक ही होता है, तो x बाई एक्स ये यूनिट डायमेंशन लेस हो गया। और RHS में हम लोग देखें सिंस साइन इनवर्स x बाई ए माइनस 1 जो है सो एक एंगल को डिनोट कर रहा है, इसकी यूनिट तो जरूर ही रेडियन होगी बट डायमेंशन लेस ये एक क्वांटिटी है। बस ये पार्ट साइन इनवर्स x बाई ए माइनस 1 एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसे हम डिनोट नहीं करेंगे, बची a टू द पावर n। सिंस a का डायमेंशन हमने x मान निकाला था इसके पावर n, और LHS RHS को इक्वल होने के लिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस ऑफ डायमेंशन n का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा A। तो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव 2 पर। क्वेश्चन 1, द डायमेंशन ml-1 t-2 में कॉरस्पॉन्ड टू, ये 4 गिवन ऑप्शंस हैं। इन 4 फिजिकल डेराइव्ड क्वांटिटी का हम डायमेंशंस चेक करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं वर्क डन बाय ए फोर्स का डायमेंशन होता है ml 2t-2, और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन होता है ml t-1, प्रेशर का डायमेंशन होता है ml -1 t-2, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 t-2 पर यूनिट वॉल्यूम L3। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ml -1 t-1। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस होंगे C एंड D। क्वेश्चन 2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स
ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। जी ऐसा तो हमेशा होगा, एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हमेशा ही करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी लॉ फेल कर जाता है जिसकी एलएचएस और आरएचएस वैल्यू सेम नहीं होती, तो उसके कारण बी भी सही है। सी ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, ऐसा कभी नहीं होगा, कोई भी इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को हमेशा फॉलो करेगा, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, जी ये हमेशा होगा। क्वेश्चन थर्ड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। तो सारे क्वांटिटी जो भी फिजिकल डिराइव क्वांटिटी होते हैं उनको तो हम बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ बेस क्वांटिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बेस क्वांटिटी जो होता है इंडिपेंडेंट होता है बाकी के बेस क्वांटिटी से, तो बेस क्वांटिटी को हम दूसरे बेस क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते डायमेंशनली, बी भी करेक्ट है। सी द डायमेंशंस ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज जीरो। जैसा कि अभी मैंने बताया कि बेस क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, तो अगर एक बेस क्वांटिटी को दूसरे बेस क्वांटिटी में डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा, तो सी भी करेक्ट है। डी द डायमेंशंस ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। ऐसा कभी कभी नहीं होता क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज जैसे कि मोल्स उसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, तो उसको बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने के बाद उसकी डायमेंशन नॉन जीरो हो जाती है, उसकी डायमेंशन भी जीरो होती है, सॉरी, तो डी भी नहीं होगा।